गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर डिबेंचर। ओके, तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है डिबेंचर के अंदर। Okay, in today modern times when joint stock companies need capital for a long time period, they issue share or debenture in raise capital। आज के टाइम में कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट से कंपनी स्टार्ट नहीं करता, जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट नहीं करता, उसको कैपिटल की जो ज़रूरत पड़ती है वो क्या करता है, मार्केट से कलेक्ट करता है। तो मार्केट से किस फॉर्म में वो कैपिटल कलेक्ट करता है, तो इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। ठीक है, शेयर इशू करके कंपनी का और डिबेंचर इशू करके क्या करते हैं वो लोग, लॉन्ग टर्म कैपिटल कलेक्ट करते हैं। ये डिबेंचर और शेयर इशू करने का रीज़न ही यही होता है कि जब भी हमें लॉन्ग टर्म यानी मोर देन आपको 1 ईयर से ज़्यादा और 1 ईयर से जितने भी टाइम के लिए ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो कॉमर्स है उसमें 3 पीरियड बताए गए हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पर यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो अगर मैं आपको सिंपल से वर्ड में कहना चाहूँ तो 1 साल से जितने भी ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो वो सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डिबेंचर मीन्स बोरोड कैपिटल। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, बोरोड कैपिटल। जबकि शेयर क्या है, ओके, याद रखने का, शेयर क्या है, ओनर्स कैपिटल है। ओके, जबकि डिबेंचर आप देख पा रहे हो, डिबेंचर क्या हुआ है, बोरोड कैपिटल है, मीन्स कि उधार ली गई रकम है किसी भी पर्सन के पास से। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशू अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी फॉर रेजिंग डेप्ट एक्नॉलेजिंग द डेप्ट। ओके, ये डिबेंचर का डेफिनेशन है फर्स्ट कि डिबेंचर किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर, गिव द डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो किस तरह से इशू होता है, तो कंपनी के जो कॉमन सील होते हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी रेज करती है डेप्ट। और एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो एक्सेप्टेंस होता है। इसका मतलब कि जो भी आपके ऊपर डेप्ट अराइज हो रहा है उसको आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो याद रखने का, एक्नॉलेजिंग का मतलब एक्सेप्टिंग की बात की गई है ऑफ डेप्ट। The interest of a debenture raised through the debenture is paid at a predetermined rate। पहले से डिसाइड किए गए रेट ही आपको इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ता है। सपोज कि ऐसा लिखा हो कि 7% डिबेंचर, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर के ऊपर एवरी ईयर आपको 7% डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करने रहेंगे। मीन्स कि ये प्री डिसाइडेड होता है। फॉर दिस कंपनीज क्रिएट फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ अ कंपनी। इसके लिए कंपनी क्या करती है, तो कंपनी असेट्स के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि उसको हिंदी में गिरवी रखना कहते हैं या मोर्गेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोर्गेज भी कहते हैं इसको। आपको याद रखना है कि ये 2 वर्ड्स इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सपोज कंपनी भविष्य में अगर पैसे नहीं चुका पाती है तो फिर जो डिबेंचर होल्डर है उनके पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो जो कंपनी जिस असेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट की है उसी असेट्स को बेच के क्या करते हैं, हम डिबेंचर होल्डर को उनके पैसे चुकाते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि द टर्म डिबेंचर कहाँ से आया हुआ है, मतलब डिबेंचर वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है। तो याद रखना है, द टर्म डिबेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबर। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिबेंचर वर्ड कहाँ से आया हुआ है, किस वर्ड के ऊपर से आया हुआ, तो वो डेबर वर्ड है। ये जनरली ना 1 मार्क में MCQ में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी। Thus, it can be said that debenture is a document denoting debt of a company। डिबेंचर वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के डेप्ट को रियलाइज करवाता है, उसे बताता है। डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ अ कंपनी एक्नॉलेजिंग द डेप्ट। ये सेम डेफिनेशन है जो ऊपर वाले में दिया हुआ था, तो आप ये डेफिनेशन याद कर लेंगे। ये किसने कहा था, तो सर फ्रांसिस फार्मर ने इस डेफिनेशन को दिया है कि डिबेंचर क्या है, तो एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के कॉमन सील के साथ इशू होता है और कंपनी इस एक्नॉलेजमेंट को, मीन्स के इस प्रोसीजर को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ indebtedness of a issue of a company by under the common seal and giving the undertaking to repay
द डेब्ट। ओके, ये डॉक्यूमेंट है जो कंपनी एक्नॉलेज करती है, एक्सेप्ट करती है और टाइम पूरा होने पे पे करने के लिए जिम्मेदारी बताती है अपनी। एट अ स्पेसिफिक रेट एंड द ऑप्शन ऑफ अ कंपनी एंड द मीन टाइम पे इंटरेस्ट देयर ऑन एट अ फिक्स एंड द इंटरवल स्टे ऑफ डिबेंचर। ओके, क्या करते हैं तो डिबेंचर का इंटरेस्ट आप फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग आप पे करोगे। सपोज कि 6 मंथ में कर सकते हो, 1 ईयर में कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, जब डिबेंचर आप जो ओरिजिनल डिबेंचर के जो पैसे हैं, डेब्ट है जो आपके नाम पे, वो डेब्ट जब आप क्लियर करोगे ना तो साथ में भी इंटरेस्ट पे कर सकते हो आप। यहाँ पे अब कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं डिबेंचर से रिलेटेड। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। कैसे इशू किया जाता है तो कंपनी के कॉमन सील के साथ। सेकेंड पॉइंट आता है एक्नॉलेजिंग द डेब्ट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट। ये जितने भी अमाउंट का डिबेंचर होता है उतने के लिए कंपनी को रिस्पॉन्सिबल बनाती है और कंपनी को एक्सेप्ट करवाती है। इन विच टिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड। कब तक? जब तक कि आप प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो आपने डिबेंचर होल्डर के पास से पैसे लिए हैं वो पैसे आप वापस नहीं कर देते। इंटरेस्ट एज स्पेसिफिक रेट इज पेएबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जितना रेट, सपोज 8%, 10%, कोई भी रेट आपने जो फिक्स किया है डिबेंचर होल्डर के साथ वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको पे करने रहेंगे। अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द असेट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के असेट्स के ऊपर चार्ज और मोर्गेज क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है दस जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट इशू डिबेंचर फॉर अ लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट। डिबेंचर इशू करने के रीज़न क्या होते हैं तो अगर शेयर्स से जब हम शेयर्स इशू करके कैपिटल कलेक्ट करते हैं फिर भी कैपिटल की अगर कमी आपको शॉर्टेज लगती है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, डिबेंचर इशू करके लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल कलेक्ट कर सकते हो। द डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड। ये फिक्स पीरियड के बाद रिडीम्ड यानी चेंज हो जाती है, उसको पे करना पड़ता है। और रिलेशनशिप ऑफ अ डेटर एंड क्रेडिटर इज क्रिएटेड बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में किस तरह का रिलेशन क्रिएट होता है तो देख रहे हो आप, डेटर एंड क्रेडिटर्स, ये दोनों का रिलेशन इनके बीच में क्रिएट होता है। नेक्स्ट आता है द डिबेंचर होल्डर डज नॉट गेट अ राइट टू वोट इन द कंपनी एंड ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। क्योंकि ये कंपनी के क्या है, ये कंपनी के क्या है, क्रेडिटर है, ये कंपनी के ओनर नहीं है, ये क्या है, ओनर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या करेंगे कि सिर्फ कंपनी के ना तो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो ना ही कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बट डिबेंचर होल्डर कैन अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। लेकिन कंपनी में जो उन्होंने पैसे लगाए हैं, जो कंपनी को पैसे दिए हैं, उसकी सुरक्षा के लिए ना तो वो वोट दे सकते हैं ना कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, तो फिर वो अपने पैसों की सुरक्षा करे कैसे। तो उनको एक अधिकार दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि वो अपने लिए एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं, जो उनके तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन को कंपनी तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन द डिबेंचर होल्डर आर पेड देयर मनी ऑन द प्रायर बेसिस ऑफ सेलिंग द असेट्स ऑफ अ कंपनी। सपोज कि कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जब हम कंपनी को बंद करते हैं किसी भी रीजन से, मीन्स कि उसको आप क्या करते हो, और कोई से वर्ड यूज कर सकते हैं इसको, लिक्विडेशन, कंपनी को क्लोज करने जाते हो यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे आप डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले कंपनी के असेट सेल करने के बाद डिबेंचर होल्डर को आप पैसे क्या करोगे, चुकाने का काम करोगे। अब बात आती है कि डिबेंचर्स के टाइप कितने हैं। ओके, लिक्विडेशन का मतलब याद रखना क्या होता है। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि कंपनी को बंद कर देना। Okay, types of debenture. For the convenience of a public, the company management issue different types of a debenture. Okay,
पब्लिक के हेल्प के लिए कंपनी ने डिफरेंट टाइप के डिबेंचर इशू करती है। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में क्या दिया है तो देख लेते हैं। मोर्गेज डिबेंचर यानी जिसपे कंपनी के एसेट्स के ऊपर फ्लोटिंग रेट्स क्रिएट किए जाते हैं। सेकेंड है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ओके, ये 4 तरह के डिबेंचर होते हैं जो जनरली कंपनी इशू करने का काम करती है। तो चलो अब एक एक करके देख लेते हैं कि किस डिबेंचर की क्या इम्पोर्टेंस है। द कंपनी बाय इशूइंग सच अ डिबेंचर क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट्स विच कैन बी फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। ओके, इसमें क्या करती है कंपनी कि डिबेंचर के ऊपर जो कंपनी है वो डिबेंचर इशू करती है और फिक्स जो हमारे असेट्स होते हैं उसके ऊपर क्या करती है ये, तो ये चार्ज क्रिएट करती है। तो वो चार्ज फिक्स भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग भी हो सकते हैं। फिक्स का मतलब क्या कि जितने असेट्स के ऊपर आपने चार्ज रखा है, मतलब मोर्गेज रखा है, उतने ही रहेंगे जब तक कि डिबेंचर के पैसे आप वापस नहीं कर दोगे। और दूसरा क्या होता है, फ्लोटिंग मीन्स कि चेंजेबल होता है, जो टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, जो असेट्स है उसकी वैल्यूएशन होती रहती है और वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह के चार्जेस क्रिएट किए जाते हैं। द कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ अ ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग दीज असेट्स। जिस असेट्स के ऊपर कंपनी के जिस असेट्स के ऊपर आपने फ्लोटिंग चार्ज या फिक्स चार्ज रखा है डिबेंचर के लिए, तो उस असेट से रिलेटेड अगर आप कोई डिसीजन लेने चाहते हो, सपोज कि आप कंपनी के एमडी हो, कंपनी के सीएस हो और उस असेट से रिलेटेड आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप तब तक वो डिसीजन नहीं ले सकते जब तक कि आप डिबेंचर होल्डर का जो ट्रस्टी है, डिबेंचर होल्डर ने अपने तरफ से जो ट्रस्टी को अपॉइंट किया था, जब तक कि आप उसके साथ बातचीत नहीं कर लेते और वो परमिट नहीं करते कि आप इस असेट्स को यूज कर सकते हो, तब तक एज अ कंपनी जिस भी असेट्स पे डिबेंचर्स मोर्गेज रखा गया है उस असेट्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो याद रखना है, इसमें आपको ट्रस्टी का डिसीजन मानने पड़ेंगे। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन यानी क्लोजिंग, कंपनी के क्लोजिंग के टाइम पे द डिबेंचर होल्डर हैव टू बी फर्स्ट राइट टू असेट्स ऑफ अ कंपनी। जिस असेट्स पे अपने मोर्गेज रखा है और कंपनी किसी भी सिचुएशन में क्लोज होती है, ओके, इसका एक और वर्ड होता है डिसोल्यूशन। ठीक है, कंपनी को डिसॉल्व कर देना मीन्स कि बंद कर देना। ठीक है, तो कंपनी के रिजोल्यूशन के टाइम पे, लिक्विडेशन के टाइम पे, कंपनी के क्लोजिंग के टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि उस असेट्स के ऊपर जिस पे आपने मोर्गेज रखा था उस पे पहला अधिकार किसका होगा, तो वो होगा डिबेंचर होल्डर का। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा ओके, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी है एफसीडी, पीसीडी और एफसीडी, पीसीडी एंड एनसीडी, इन तीनों के फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब मैं सबसे पहले अगर बात करूँ फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर का, तो आपको याद रखना है जो डिबेंचर कुछ टाइम पीरियड बाद, सपोज कि 2 साल का अगर टाइम है उसका, तो 2 साल बाद अपने आप वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए। किसमें? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। सपोज कि आपका 100 डिबेंचर था तो वो 100 ही इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, यानी कि पूरा का पूरा जो पार्ट है डिबेंचर का वो किस में बदल जाएगा, अपने आप इक्विटी शेयर के अंदर। और आप एक क्रेडिटर से क्या बन जाओगे, तो क्रेडिटर से आप क्या बनोगे, ओनर बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया है तो आपको याद हो, तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं जबकि शेयर होल्डर कंपनी के ट्रू ओनर होते हैं। तो ये उनके बीच का डिफरेंस होता है। तो चलो यहाँ देख लेते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट ऑफ अ डिबेंचर होल्डर ऑन द completion of a specific time period, these debenture are converted into equity share. ओके, कुछ टाइम पीरियड जाने के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट जो हमने सेट करी होती है डिबेंचर के लिए, वो टाइम जाने के बाद इस तरह के डिबेंचर अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इक्विटी शेयर में। द कंपनी गोज 2 ऑप्शंस टू द होल्डर। इस सिचुएशन में कंपनी जो होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स, उनको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करती है, टू रिडीम द डिबेंचर और टू टेक इक्विटी शेयर ऑफ द सेम अमाउंट।
कंपनी वहाँ पे क्या कहती है कि जितने के आपके डिबेंचर थे या तो आप उतने पैसे ले लो, या फिर दूसरा ऑप्शन आप ये ले सकते हो कि जितने का आपका डिबेंचर है उतने पैसे के आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर परचेज कर सकते हो उसी सिचुएशन में अपने आप कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन में से चुनाव करने का पूरा अधिकार किसका होता है? डिबेंचर होल्डर का, कि वो क्या चाहते हैं। If the debenture holder opt to the fully convertible debenture, then the right of a creditor come to an end and the get right of equity shareholder। जैसे ही वो दोनों ऑप्शन में से कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला ऑप्शन चुनते हैं, उसी सिचुएशन में जो वो पहले डिबेंचर होल्डर की तरह से जो क्रेडिटर होते हैं, वो क्रेडिटर का लाइफ यहाँ पे ख़त्म होती है और नया अधिकार हमें मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है, तो ये था फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ओके, जो कि पूरी तरह से इक्विटी शेयर में चेंज नहीं होता। सपोज कि जो 50% है इसका, वो क्या होगा? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, और जो 50% होगा उसको कंपनी क्या करेगी? पैसे वापस करेगी। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। Here is the debenture of a divided into two parts, when one part is a fully convertible and the other part is non convertible। जैसे मैंने आपको बताया कि 50% क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे, और 50% क्या होगा? नॉन कन्वर्टेबल होगा, मीन्स की चेंज नहीं हो पाएगा। इक्विटी शेयर आर इश्यूड अगेंस्ट द कन्वर्टेबल पार्ट वाइल नॉन कन्वर्टेबल पार्ट इज रिडीम्ड। जो जितने भी परसेंट कन्वर्टेबल है उसके बदले में आपको इक्विटी शेयर मिल जाएगा, और जो कन्वर्टेबल नहीं है उसके बदले में आपको रिडीम्ड का मतलब क्या होगा? कि आपको अमाउंट मिल जाएंगे, कैश मिलेंगे। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करें, एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसमें कभी भी किसी सिचुएशन में शेयर जो डिबेंचर्स है वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। दिस डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टेड इन द इक्विटी शेयर्स। The holders are paid the money back by the redemption and the end of the specific time period। जैसे ही ये आपके डिबेंचर का टाइम पूरा हो जाएगा, कंपनी आपको पैसे वापस कर देगी। यहाँ पे किसी भी सिचुएशन में आपका जो डिबेंचर है वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं प्रोसीजर का। प्रोसीजर्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। There are specific provisions in the Indian Company Act for the issue of debenture। डिबेंचर इशू करने के बहुत सारे प्रोसीजर हमारे कंपनी एक्ट में दिया गया है 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, इट इज़ नेसेसरी टू कंप्लाई विद दिस प्रोविजंस एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ डिबेंचर। जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं कंपनी एक्ट में रिलेटेड टू डिबेंचर, वो सारे प्रोविजंस को आपको बहुत ही केयरफुली फॉलो करने रहेंगे। If any of these provisions is not complied with then company concerned officers of a company liable for the punishment। Okay, suppose कि आप किसी भी सिचुएशन में जानबूझ के अनजाने में आपने ना कंपनी के कोई भी प्रोविजंस जो कि डिबेंचर से रिलेटेड था उसको आपने फॉलो नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में जो कंसर्न ऑफिसर जो इस पॉइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। नेक्स्ट दिया है, इट इज़ necessary to ensure that there should be no risk danger of interest of debenture holder। यहाँ आपको एक बात बहुत ही ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी स्टेप आपको ऐसे नहीं लेने हैं जिससे कि डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को किसी भी तरह की हानि पहुँचे, किसी तरह का डेंजर हो उनको। द प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इज एज अंडर। अब कौन से प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे डिबेंचर इशू करने के लिए, तो चलो देखते हैं यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट है हमारा रिजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिबेंचर इशू करने से पहले आपको बीओडी की मीटिंग में इस बात के लिए डिस्कशन करने रहेंगे कि हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं कंपनी की तरफ से या नहीं। तो सबकी सहमति यहाँ पे ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोविजंस ऑफ अ डिबेंचर इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी वी आर स्टडी। आपको याद हो तो मैंने आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम पढ़ाया था। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते थे, उसमें डिबेंचर इशू करने से रिलेटेड प्रोविज़न होने चाहिए, तो ही कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। देन रिजोल्यूशन इज पास इन द मीटिंग ऑफ बीओडी टू इशू ऑफ डिबेंचर। पहला कंडीशन क्या होगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरह का नोटिफिकेशन होना चाहिए डिबेंचर इशू करने से रिलेटेड, और सेकेंड आपको करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी है। एट द मीटिंग डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ टोटल इशू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट्स एंड द कंडीशन। ओके, अब जो बीओडी की मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें कौन से पॉइंट डिस्कस होते हैं? तो सबसे पहले टोटल इशू, कितने अमाउंट के लिए, कितने कैपिटल के लिए डिबेंचर इशू करना है। सेकंड आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या देना है डिबेंचर होल्डर को। पेमेंट इंटरेस्ट की किस तरह से करनी है, 6 मंथ में करना है, 1 ईयर में करना है, या डिबेंचर के अमाउंट के साथ पे करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट हम अलॉट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, इसके कंडीशंस क्या रहेंगे। तो ये सारे रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चाहिए होता है। सेकेंड की अगर हम बात करें तो रिजोल्यूशन बाय जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। जनरल मीटिंग जनरली किसके बुलाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जनरल मीटिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं। किसके होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या दिया है। द सैंक्शन टू इशू डिबेंचर इज ऑब्टेन द जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी if due to the issue of debenture the debt of a company exceed free reserve of a company, or if debenture are to be issued for the amount of exceed free reserve fund, then the approval of a member obtained by converting the general meeting of a members। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपने रिजर्व फंड कंपनी के लिए रखा है उससे कहीं बाहर जाके आप डिबेंचर इशू करना चाहते हो, सपोज कि 100 करोड़ रुपीज़ आपने रिजर्व फंड में रखा है और आप है ना 150 करोड़ रुपीज़ का आप डिबेंचर इशू करना चाहते हो, तो ये क्या हुआ कि इसके कंपैरिजन में ये क्या है, ज़्यादा है, यानी मोर है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करने पड़ेंगे, मेंबर्स को बुला के उनकी परमिशन लेनी ज़रूरी पड़ेगी। और मेंबर्स कंपनी के कौन होते हैं? तो जो हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है परमिशन ऑफ सेबी, क्योंकि आप इसे लिस्ट करने वाले हो, ठीक है, आपको पता हो तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी का फुल फॉर्म है, वहाँ पे शेयर या फिर डिबेंचर इशू करते समय इसकी परमिशन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आप शेयर मार्केट में डिबेंचर एंड शेयर्स को लिस्ट करते हो ताकि पब्लिक आसानी से खरीद सके, इसलिए इसकी परमिशन जरूरी होता है। इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट एंड गाइडलाइंस ऑफ अ सेबी आर कंपाइल्ड विद द परमिशन ऑफ अ सेबी इज ऑब्टेन्ड। ये यहाँ पे पूरी तरह से आपको साबित करनी पड़ती है कि कंपनी एक्ट प्लस जो सेबी के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए आप सेबी से इस बात की परमिशन ली है डिबेंचर इशू करने का। टू इशू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो एक तरह का इन्विटेशन होता है जो हम अपने पब्लिक को देते हैं ताकि वो आसानी से डिबेंचर या शेयर्स परचेज कर सके। Public limited company invite general public to subscribe to be the debenture by issuing prospectus which describe content of a debenture। इस prospectus में क्या होंगे? तो वो सारे कंटेंट होंगे जो डिबेंचर से रिलेटेड होगा। एंड द इन्वेस्टर्स स्टडी इट एंड टेक डिसीजन टू परचेज डिबेंचर, ताकि इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं इन्वेस्ट करना वो इजीली इस चीज़ को पढ़ पाए और परचेज करे डिबेंचर को। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर। इन द ऑर्डर टू सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ डिबेंचर होल्डर, ट्रस्ट डीड एंड डिबेंचर ट्रस्टी प्रिपेयर अंडर द ट्रस्ट एक्ट। ओके, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर के ट्रस्ट के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करते हैं। किस एक्ट के तहत? तो ट्रस्ट एक्ट के तहत। द ट्रस्टी ऑफ अ डिबेंचर आर अपॉइंटेड इन द कंपनी, कंपनी के अंदर एक डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट की जाती है। अग्रीमेंट विथ अंडरराइटर्स, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू एंटर इनटू द अग्रीमेंट विद द अंडरराइटर्स फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, इट इज डन एट दिस स्टेज द कंडीशन ऑफ डिटरमाइन फॉर द बोथ पार्टी। ओके, अगर चाहते हो आप अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करना यानी मिडल मैन के साथ अग्रीमेंट करना चाहते हो ताकि वो आपके डिबेंचर को इशू करवा पाए, उस पर कैपिटल कलेक्ट कर पाए और आपके पास टाइम ना हो, तो आप अंडरराइटर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे कंडीशंस जो भी होंगे वो दोनों पार्टियों के लिए लागू होगी। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट टू ओपन एन अकाउंट विद द शेड्यूल बैंक। सेम एज जब हम शेयर्स इशू करते थे तो आपको याद हो शेड्यूल बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ता था, सेम एज यहाँ भी करना पड़ेगा। द कंपनी हैज़ टू ओपन एन अकाउंट विद द शेड्यूल बैंक, रिसीव अप्लीकेशन एंड मनी फॉर डिबेंचर। यहाँ पे ये अकाउंट ओपन करने का एक ही रीज़न था, अप्लीकेशन रिसीव करने के लिए और डिबेंचर के पैसे रिसीव करने के लिए।
registration with stock exchange. If it no state with the prospectus, the company has to be apply recognized stock exchange for the listing of debenture issued so that the debenture can be traded in the market. ओके इसको लिस्ट करने के लिए आपको क्या स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ताकि उस स्टॉक एक्सचेंज में आप अपने डिबेंचर को रजिस्टर कर पाओ, लिस्ट कर पाओ और ताकि उसका मार्केटिंग हो सके और लोग आसानी से खरीद बेच सके. If the stock exchange refuse the registration or cancel the registration of a debenture issue, the company has to pay back money to the debenture holder. Suppose आपने पैसे ले लिए लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आपके डिबेंचर को लिस्टिंग करने से रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, कैंसिल कर देती है, तो उस सिचुएशन में आपने जो पैसे लिए हैं डिबेंचर होल्डर से उनके पैसे आप क्या करोगे, दिख रहा है आपको, बैक वापस कर दोगे. नेक्स्ट आता है टू प्रिपेयर अलॉटमेंट रजिस्टर फॉर द डिबेंचर आफ्टर द एनक्लोज द सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन. एक बार अलॉटमेंट होने के बाद आप क्या करोगे, रजिस्टर्ड क्लोज करने के बाद आप एक रजिस्टर प्रिपेयर करोगे जिसमें डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें आप लिखोगे. उसी में दिया है डिसीजन रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इज टेकन इन द मीटिंग ऑफ BOD. After deciding allotment of debenture, the procedure of remittance of debenture certificate is commons. Okay, एक बार allotment of debenture complete होने के बाद हम क्या करते हैं, debenture certificate बनाते हैं और उसको जितने भी debenture holder होते हैं उन तक पहुंचा देते हैं. एंड द लास्ट वन है हमारा यहाँ 10 नंबर का पॉइंट्स दिया हुआ है. ओके 10 नंबर की पॉइंट है डिबेंचर सर्टिफिकेट. इफ द सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर इज टू बी मेड थ्रू द पार्ट पेमेंट ऑफ डिबेंचर मनी, then after receiving the full amount towards debenture allotment, the company secretary prepare debenture certificates and accordance with the provisions of a company act dispatch certificate to the debenture holder. ओके आप क्या करोगे, अगर आपको अलॉटमेंट के पैसे मिल गए हैं, अगर डिबेंचर है ना पूरी तरह से पेमेंट एक साथ लेने के बाद प्रोवाइड करनी थी या फिर पार्टली था, जो भी आपके डिसीजन थे उसके अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रिपेयर करेगा और उसे कहाँ डिबेंचर होल्डर तक को डिस्पैच कर देगा. तो ये था हमारा प्रोविजंस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर की बात करेंगे. तब तक यहीं रखते हैं. थैंक यू.